about the distance education. डिस्टेंस एजुकेशन को हिंदी में दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। देखिए, इस टर्म के बहुत से आपको सिनोनिम्स मिलेंगे, है ना। अलग अलग जो एजुकेशनिस्ट से उन्होंने उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो डिस्टेंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत डीप में तो हम बात नहीं करेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या है इसका, और ओपन और डिस्टेंस लर्निंग या ई लर्निंग कैसे एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंसेस के साथ अलग होते हैं। आपको पता है कि जो भी ट्रेडिशनल वे में हम शिक्षण कार्य करते हैं, जो परंपरागत शिक्षण कार्य होते हैं, उसमें शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने बैठ करके किसी कक्षा कक्ष में जो भी बातचीत करता है, ज्ञान का आदान प्रदान करता है, उसको आप ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ते हैं, जहां पर स्टूडेंट और टीचर एक ही स्थान पर फेस टू फेस वे में मिलते हैं। लेकिन जो डिस्टेंस एजुकेशन है, ये नॉन कन्फर्मिस्ट है। अर्थात जो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम शिक्षण कार्य करते हैं किसी कक्षा कक्ष में बैठ के, वो परंपरागत शिक्षण अप्रोच को नहीं लेता या गैर परंपरागत उपागम पे काम करता है। अर्थात वो सारी बंधन जो हमें परंपरागत शिक्षण में मिलती हैं, वो सारे बंधन यहाँ पर, उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ लचीलापन होता है। जैसे आप लोगों ने एजेंसीज के बारे में पढ़ा होगा कि फॉर्मल एजेंसीज हैं, नॉन फॉर्मल एजेंसीज हैं एजुकेशन की, और इनफॉर्मल एजेंसीज भी यहाँ पर हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को आप फॉर्मल एजेंसी के रूप में लेके जाते हैं, और जो नॉन ट्रेडिशनल है, गैर परंपरागत, जिसको आप कुछ मामले में वो परंपरागत की तरीके है और कुछ मामले में उससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उसको आप इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत ले आते हैं। और जो आपकी फैमिली है, जो सोसाइटी है, जो आपका पीयर ग्रुप है, उनको आप नॉन फॉर्मल के अंतर्गत ले आते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच के थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका यही बात क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, वो कुछ ऐसे भी एजुकेशनल प्रोसेसेस को, कुछ ऐसे ओरिएंटेशंस को प्रोवाइड करता है जिसको कि हम इस नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच में लेकर के आते हैं। कुछ ऐसी बंधन थे जिस बंधन की वजह से फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम या ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, उसकी कुछ अपनी सीमाएं थी। उन सीमाओं को ओवरकम करने के लिए, अर्थात शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, हम नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो किए। इसमें जो अधिगम का जो प्रकृति है वो बहुत ही डिफरेंट है। जैसा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में जैसे शिक्षक कक्षा में आकर के अपना लेक्चर लेता है, उससे बहुत कुछ डिफरेंट वे में यहाँ पर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चलती है। आप उसमें बहुत ज्यादा अंतर कर सकते हैं। अगर ये बात किया जाए कि ये ज्यादातर डायलेक्टिक रजिस्टर के ऊपर काम करता है, और इसमें जो जो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत थी, जैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, जैसे मान लीजिए उसमें बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल है। जैसे आप ही लोगों के अगर प्रोग्राम को लिया जाए, तो अभी कोविड सिचुएशन के पहले ऐसा था कि 75% अटेंडेंस आपकी मस्ट होती थी। यदि 75% अटेंडेंस आपकी नहीं रहेगी और आपने फर्स्ट मिड सेकंड मिड का परीक्षा नहीं दिया है, तो आप एंड सेमेस्टर की परीक्षा भी नहीं दे सकते हैं। इवन यदि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है तो आप एंड सेमेस्टर की परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। आपको यहाँ पर विद्यालय डिपार्टमेंट में ही आकर के आपको क्लास कंडक्ट करना है, शिक्षक आपका क्लास लेगा, अटेंडेंस की बाध्यता है। आपको एमएड करने के लिए भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप इतने एज के ही होंगे, आपकी ये डिग्री ही होगी। ऐसे बहुत सारे इसमें सीमाएं थी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था। उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम मिला जुला रूप या
थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आए फॉर्मल एजुकेशन में, ट्रेडिशनल एजुकेशन में, और उसका रूप हमको डिस्टेंस एजुकेशन के रूप में शिक्षक और संस्था के रूप में हमें दिखाई देता है। जो डिस्टेंस एजुकेशन है ये एक अम्ब्रेला टर्म है। जब भी हम कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, तो ये बहुत बड़ा एक टर्म है जिसके अंतर्गत तमाम चीजें समाहित हैं। और इसमें जो टीचिंग लर्निंग का जो अरेंजमेंट है, जो मेन इसका एस्पेक्ट यदि बात करें, कुछ एस्पेक्ट पे आगे हम आपसे बात करेंगे, लेकिन मेन एस्पेक्ट यहाँ पर क्या है कि शिक्षक और शिक्षार्थी समय और स्थान के रूप में एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे अभी अभी जो हम लोग ये टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर हम दोनों लोग एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, हम अपने घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर समय के रूप में भी, जैसे समय तो यहाँ पर बाध्यता है कि 10 बजे की क्लास है, तो शेड्यूल के हिसाब से हम लोग 10 बजे मिले हैं, तो समय तो यहाँ पर सेपरेटेड नहीं है। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि डिस्टेंस एजुकेशन में शिक्षक और विद्यार्थी का जो समय हो वो फर्क फर्क हो, अलग अलग हो। शिक्षक कभी अपनी वीडियो को बना रहा है और विद्यार्थी कभी उस वीडियो को देख रहा है। तो इस अम्ब्रेला टर्म के अंतर्गत जो टीचिंग लर्निंग का अरेंजमेंट है, इस प्रकार से इसको अरेंज किया गया है कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर जो एजुकेशन की डिलीवरी का जो मोड है, अर्थात शिक्षा के जो कंटेंट की डिलीवरी का मोड है, जो निर्देश देने की जो प्रक्रिया है, वो सारा कुछ विद्यार्थी के भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं होने के बावजूद भी होती है। जनरली यदि आप डिपार्टमेंट में आते हैं तो आपको सशरीर उपस्थित होना रहता है। आप विभाग में, डिपार्टमेंट में बैठे होंगे तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी। आपकी अटेंडेंस तब नहीं लग सकती है जब आप वहाँ पे एब्सेंट रहेंगे। तो यदि आप सशरीर वहाँ पर उपस्थित नहीं रहेंगे तो आप एब्सेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो डिलीवरी है, जो ट्रांजैक्शन का मोड अगर आप कह लीजिए कि कैसे एजुकेशन को डिलीवर किया जाएगा, कैसे आप तक पहुँचाया जाएगा, या जो भी निर्देश आपको दिए जा रहे हैं, आपको ये करने हैं, ये करने हैं, वो सारा कुछ आपकी भौतिक उपस्थिति के फर्क है। आप भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होंगे तब पर भी आप इन सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली जो आपका करिकुलम है, जो आपका कंटेंट है, उसके ट्रांजैक्शन के लिए भी बहुत ही स्पेशल प्रिपेयर्ड मटेरियल्स होते हैं, जिनको आप सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं, SLM। जितने भी डिस्टेंस एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज यदि आप देखिए तो वहाँ पर SLM होते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स होते हैं। और वो सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स जनरली जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं उस विधा से लिखने से थोड़ा फर्क होता है। वो ऐसे लिखा जाता है जैसे विद्यार्थी को सामने बैठ कर के कोई बता रहा हो, इस वे में उस स्टडी मटेरियल को लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो करिकुलम का जो ट्रांजैक्शन है वो भी एक विशेष तरह से प्रिपेयर किए गए सामग्रियों के माध्यम से होता है। और ये जो करिकुलम के मटेरियल्स होते हैं, ये जो सामग्री होती है, वो सामग्री उसको उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं कि आप आएंगे विद्यालय में या आप आएंगे विभाग में तभी आपको लेक्चर सुनेंगे, लेक्चर सुन करके आप नोट्स अपना तैयार करेंगे तभी आप उसकी स्टडी कर सकते हैं, वो मटेरियल आपको तभी डिलीवर होगा। यहाँ इस तरह की व्यवस्था की गई है कि चूंकि विद्यार्थी और जो शिक्षक है दोनों एक दूसरे से आपस में सेपरेटेड हैं, अलग अलग हैं, इसलिए जो मटेरियल है, जो आपका जो सामग्री है, वो सामग्री विद्यार्थी के घर तक पहुंचाने की प्रयास किया जाता है। इट मे बी इन फार्मा प्रिंटेड मटेरियल, वो पुस्तक, वो सेल्फ लर्निंग मटेरियल जिसको आप SLM कह रहे हैं, वो आपके घर पर डाक के माध्यम से पोस्ट ऑफिस आपको तक पहुंचाता है, या टेलीविजन के माध्यम से ब्रॉडकास्ट होते हैं। तमाम प्रोग्राम्स आप दूरदर्शन पे देखते हैं जिसमें UGC के चैनल हैं, ऐसे कुल 36 चैनल आपको स्वयं प्रभा के माध्यम से मिलता है। रेडियो है जो आकाशवाणी के माध्यम से भी आपको बहुत से मटेरियल का प्रसारण किया जाता है, जिसमें आकाशवाणी के अंतर्गत आप ज्ञानवाणी सुनते हैं, कभी कभी युवावाणी में भी कुछ प्रोग्राम्स आते हैं। सैटेलाइट के माध्यम से भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। तमाम ऐसे DTH के माध्यम से भी आपको बहुत से प्रोग्राम ऑनलाइन या आपकी टीवी पे सैटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध है। या फिर वीडियो या ऑडियो के जो टेप्स हैं, CD में या सॉफ्ट मटेरियल में आपको टेप करके वो आप तक पहुंचाया जाता है। CD रोम में वो चीज़ हो सकती है, या
सिंक्रोनस वे में, सिंक्रोनस वे में आपको इंटरनेट के माध्यम से या वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किया जाता है, आपके ईमेल पे, या आप जिस माध्यम से रजिस्टर्ड हुए उस कोर्स में, उसके माध्यम से आपके घर तक वो चीज़ पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो ये है डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में मटेरियल को विद्यार्थी स्वयं शिक्षक के पास न पहुंच करके इस तरह का अरेंजमेंट किया गया रहा होता है कि वो मटेरियल खुद ब खुद विद्यार्थी तक पहुंचता है। इसमें बहुत जो कम्युनिकेशन का, जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन आप लोगों ने पढ़ा है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत आमने सामने बैठ करके बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संप्रेषण की विधा है, यहाँ पर जो संप्रेषण का माध्यम है, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे अभी हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन में हैं, तो आप अपने लैपटॉप या मोबाइल के साथ हमारे साथ कनेक्ट हैं, और ये कम्युनिकेशन हम आपस में कर रहे हैं, तो इसी टेक्नोलॉजी की ही देन है कि आज हम लोग इस कोविड सिचुएशन में भी बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। जो कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन जैसे आप इंस्टीट्यूट से टीचर के बीच और लर्नर के बीच, इंस्टीट्यूट टीचर से कैसे कम्युनिकेट करता है, वो भी एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही करता है। इंस्टीट्यूट अपने लर्नर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, टीचर अपने लर्नर के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, लर्नर अपने टीचर के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, ये मेनली जो ये सारे प्रकार के कम्युनिकेशंस थ्रू इंस्टीट्यूट टू टीचर, आर थ्रू टीचर टू लर्नर, और फिर आर थ्रू इंस्टीट्यूशन टू लर्नर, जितने भी प्रकार के कम्युनिकेशन आप समझ सकते हैं वो सारे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होते हैं। बहुत सी जगहों पे टेलीफोन पहले प्रयोग किया जाता था, आपको सूचनाएं टेलीफोन के माध्यम से उपलब्ध होती थी। इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग होती थी, जहां पर आप इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को भेजते थे, वो आपकी काउंसलिंग करते थे। और ज़्यादा एडवांस वे में टेली कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम आया। आज हम तमाम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठे हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगी हुई है। बहुत जगहों पे डिस्कशन फोरम्स होते हैं जिसमें चैट सेक्शंस होते हैं, आप अपनी बातों को लिखते हैं, आपका उसमें जवाब मिलता है, आप अपनी बातों को ईमेल के माध्यम से या वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं। तो ये जितने भी, या बहुत सारी ऐसी भी स्थितियां हैं जहां पर यदि ये सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं भी है, तो वहां पर भी आप पोस्टल करस्पॉन्डेंस के माध्यम से, डाक के माध्यम से अपनी बातों को अपने इंस्टीट्यूट तक या अपने टीचर तक आप पहुंचा सकते हैं। तो इसका कम्युनिकेशन सामान्य जो हम क्लासरूम कम्युनिकेशन करते हैं उससे डिफरेंट होता है। यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड फेस टू फेस कॉन्टैक्ट सेशंस होते हैं। जनरली एक साल में 10 या 15 कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और ये प्रयास किया जाता है कि जो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट्स हों, जिसमें शिक्षक और काउंसलर, एक तरह से कह लीजिए, शिक्षक तो नहीं कह सकते उनको आप, जहां पर आपका काउंसलर और काउंसली ये दोनों ही बहुत ही इस तरह से मिलें, इस तरह से व्यवस्था की जाती है कि जो अधिगम करता है उसका जो घर है, उस घर के आसपास ही ये कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और वहां पर स्वयं जो काउंसलर होता है वो उपस्थित होकर के लर्नर्स की व्यक्तिगत सहायता करता है। उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम यदि आ रही है उस कंटेंट से संबंधित, तो वो उसको दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी बहुत लिमिटेड संभावनाएं होती हैं, एक साल में लगभग 10 या 15 कंटेंट प्रोग्राम्स ही ऐसे लग पाते हैं। डेफिनेशन के रूप में कहें तो वेडमेयर ने इसको कई नामों से डिफाइन करने, मतलब कई नामों को, इसको इसके लिए कई नाम दिए हैं। इसको उन्होंने कहा ओपन लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन और इंडिपेंडेंट स्टडी उन्होंने कहा है, और अपने काम में उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टडी को ज़्यादा फेवर किया है ना। उन्होंने ओपन लर्निंग के भी बारे में बात करी, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बात किया, लेकिन इनका अपना मानना था कि हम इसको इंडिपेंडेंट स्टडी कहें, वो इसके फेवर में ज़्यादा थे। इन्होंने डिफाइन किया है कि जो इंडिपेंडेंट स्टडी है, आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, जिसको आप कहते हैं स्वतंत्र अध्ययन, किसी का आपके ऊपर बर्डन नहीं है, दबाव नहीं है, तो इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट स्टडी कंसिस्ट्स ऑफ various forms of teaching learning arrangements in which teachers and learners carry out their essential tasks and responsibilities apart from one another, communicating in a variety of ways। अर्थात विभिन्न माध्यमों से संप्रेषण करते हुए जो शिक्षक की अपनी जिम्मेदारियां हैं और जो अधिगमकर्ता की अपनी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को शिक्षक और अधिगमकर्ता एक दूसरे से दूर होते हुए भी इस तरह की व्यवस्था की गई होती है
कि दोनों अपने काम को स्वतंत्र रूप से परफॉर्म करके दिखाते हैं। दोनों एक दूसरे से दूर है। जनरली क्लासरूम में क्या होता है, शिक्षक कहता है, विद्यार्थी सुनता है, फिर उन निर्देशों का पालन करता है। लेकिन यहाँ पर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन दोनों के बीच विभिन्न प्रकार से संप्रेषण होता है, और उस संप्रेषण के माध्यम से दोनों अपने महत्वपूर्ण कार्यों और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। उस प्रकार की स्टडी को वो इंडिपेंडेंट स्टडी कहे। उन्होंने इसका पर्पज भी बताया है कि इट्स पर्पज आर टू फ्री आर कैंपस आर एक्सटर्नल लर्नर्स। इट्स पर्पज आर टू फ्री ऑन कैंपस आर एक्सटर्नल लर्नर्स with the opportunity to continue learning in their own environment and developing in all learners the capacity of carrying on self-directed learning and ultimate maturity required of the educated person। यहाँ पर उन्होंने इसका उद्देश्य भी रेखांकित किया है कि आखिर जब शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे से दूर हैं, विभिन्न माध्यमों से एक दूसरे के साथ संप्रेषण कर रहे हैं और इवन अपने काम और उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन भी कर रहे हैं, तो उस स्थिति में इसका उद्देश्य ये उन्होंने बताया कि यह कैंपस फ्री है। यहाँ किसी प्रकार के परिसर की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने डिपार्टमेंट में आएंगे तभी आप उन कार्यों को करेंगे। कोई ऐसा भी विद्यार्थी जो उस कैंपस को कभी देखा नहीं हो, उस कैंपस को कभी जानता नहीं हो, उसके लिए हमेशा वो बाहरी अधिगमकर्ता के तरीके हैं, तो उसको भी यह अवसर उपलब्ध कराता है कि वह अपने वातावरण में, अपने घर के, विद्यालय के, आसपास के, पड़ोस के, गांव में, शहर में, जहां कहीं भी हो, वो अपनी क्षमताओं का विकास इस डिस्टेंस एजुकेशन या इंडिपेंडेंट स्टडी के माध्यम से कर सकता है। और इस तरह से वो खुद से निर्देशित होते हुए, जैसा संप्रेषण उसको हो रहा होगा उस संस्थान के साथ, वो खुद से निर्देशित होते हुए अपनी परिपक्वता के स्तर को प्राप्त करने की कोशिश करता है और एक एजुकेटेड पर्सन के रूप में जो उसकी अल्टीमेट मैच्योरिटी है वो इसके माध्यम से हो सकती है, ऐसा वेडमेयर का मानना था। एक दूसरी डिफिनीशन है मूर की। इन्होंने काफी मुखालफत की है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टेंस एजुकेशन की बहुत मुखालफत करने वाले थे, बहुत मुखर वक्ता थे। इन्होंने इसको डिफाइन करने किया है कि द फैमिली ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जो निर्देशन की जो विधियां हैं उसमें केवल एक निर्देशन की विधि नहीं है, ये निर्देशन की विधियों का एक परिवार है जिसमें कि जो शिक्षण का व्यवहार है और जो विद्यार्थी का व्यवहार है, अर्थात शिक्षक जो व्यवहार कक्षा कक्ष में करता है वो, और शिक्षार्थी जो व्यवहार कक्षा कक्ष में करता है वो, ये दोनों ही एक दूसरे से दूर है। अर्थात शिक्षक का व्यवहार, प्रत्यक्ष व्यवहार जो है वो शिक्षार्थी को प्रभावित नहीं कर सकता और शिक्षार्थी का प्रत्यक्ष व्यवहार शिक्षक को प्रभावित नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे से दूर बैठे हुए हैं और लेकिन फिर भी वो इस तरह से कंटिन्यूअस सिचुएशन में वो परफॉर्म करते हैं कि लर्नर की उपस्थिति, कम्युनिकेशन की, लर्नर की अनुपस्थिति में भी, लर्नर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है लेकिन कम्युनिकेशन के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से दोनों आपस में संप्रेषण करते हैं। और वो जो संप्रेषण का माध्यम है, जो अधिगमकर्ता को सीखने में जो योग करने वाली चीज है, वो या तो प्रिंट मीडिया हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकती है, या मैकेनिकल या अदर कोई डिवाइस भी हो सकती है जिसके माध्यम से अधिगमकर्ता अपने पाठ्यचर्या को, अपने पाठ्यक्रम को शिक्षक के व्यवहार के साथ सीखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर कई प्रकार की विधियों को, एक फैमिली है, एक परिवार है, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स का एक परिवार है। वो इंस्ट्रक्शन केवल लेक्चर नहीं हो सकता, काउंसलिंग भी हो सकता है, ट्यूटोरियल भी हो सकता है, यदि कभी जरूरत पड़ी तो टीम टीचिंग भी हो सकता है। तो वो विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शनल मेथड्स की फैमिली के रूप में इसको उन्होंने देखा है, जो कि शिक्षक और शिक्षार्थी दूर रहते हुए भी कंटिन्यूअस सिचुएशन में एक दूसरे के साथ मिलकर के, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके, चाहे प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, मैकेनिकल या अदर किसी डिवाइसेस के साथ लर्नर सीखने का कार्य करता है। एक तीसरी डिफिनीशन है डॉमिन की। ये जर्मनी में इन्होंने डिफाइन किया कि डिस्टेंस एजुकेशन, इन्होंने डिफाइन किया कि ए सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल्फ स्टडी। यह एक स्व अधिगम की व्यवस्थित प्रक्रम है। एक व्यवस्थित रूप से एक सिस्टम में आप
इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और विद्यार्थी अपने स्व अधिगम के माध्यम से चीजों को सीखता है, जिसमें विद्यार्थी की काउंसलिंग है, उसको परामर्श दिया जाता है, उसको लर्निंग मटेरियल को प्रेजेंट किया जाता है, जो अधिगम सामग्री है उस तक पहुंचाया जाता है, और यह सिक्योर किया जाता है कि यदि उसको किसी प्रकार का समस्या होगी तो उसको ओवरकम करके उसकी सफलता में वो पूरा शिक्षकों का जो एक टोली होगी, वो शिक्षकों की टोली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग तरह से उठाते हुए उसको अपने कार्य में, विद्यार्थी को अपने कार्य में सक्षम या सफल बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी लर्न सेल्फ करता है, उसकी स्टडी खुद की अपनी होती है, स्वयं अध्ययन करके वह उन लर्निंग मटेरियल्स के माध्यम से विभिन्न समय पे जब उसकी परामर्श की आवश्यकता होती है, परामर्श मिलता है, कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स के माध्यम से सुपरवाइज करते हैं शिक्षक और उसको अपने निश्चित सफलता स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इट इज मेड पॉसिबल एट ए डिस्टेंस बाय मीन्स ऑफ मीडिया विच कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। जनरली बहुत दूर दूर बैठे इसमें अधिगमकर्ता होते हैं, बहुत दूर, कभी कभी तो हजारों किलोमीटर दूर भी बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, कभी कभी आप विदेशों में भी आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे भी कोविड सिचुएशन में तमाम जो रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाए थे। आपके भारतवर्ष में भी आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जो किन्हीं वजह से विद्यार्थी यदि इन आईआईटीज में एडमिशन नहीं ले पाए थे तो वो भी एडमिशन लेकर के वहां से डिग्री प्राप्त करने की अपनी जो ड्रीम था उसको वो पूरा कर सकते थे। तो यहाँ पर जो लर्नर है वो बहुत दूर बैठा हुआ है, लेकिन मीडिया ऐसा चीज है जो पूरे इस पृथ्वी को ही संकुचित कर देता है। आप सबसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सकते हैं। इस माध्यम से डॉमेन ने उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में सेल्फ स्टडी को बताया है। डिस्टेंस एजुकेशन के अपने कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिन एस्पेक्ट्स पे ही ये कार्य करता है। वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? तो पहला आप कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ टीचर एंड लर्नर। एक तो एस्पेक्ट यही कि जहां कहीं भी डिस्टेंस का मतलब है दूरस्थ, और दूरस्थ का मतलब सेपरेट, अलग अलग। यहाँ पर विद्यार्थी और शिक्षक दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो एक एस्पेक्ट तो यही है कि शिक्षक और शिक्षार्थी अर्थात शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से अलग होते हैं। रोल ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन में जो ट्रेडिशनल मोड में इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होता है उससे डिस्टेंस एजुकेशन के ऑर्गेनाइजेशंस के काम अलग होते हैं, उनकी भूमिका अलग होती है। डिस्टेंस एजुकेशन की कार्य करने की ऑर्गेनाइजेशंस की अलग भूमिका होती है, और जो ट्रेडिशनल वे में विश्वविद्यालय या संस्थान चलते हैं उनकी कार्य करने की भूमिका अलग होती है। जो ट्रेडिशनल हैं वहां पर किसी प्रकार के सेल्फ लर्निंग मटेरियल को नहीं ईजाद करना है, उनको विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचाना है। ये सारे कुछ जो हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन में ही हैं। और सिमिलरली जो डिस्टेंस एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं वहां पर जो शिक्षक हैं उनको रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करनी है, उनकी थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव प्रकार की वहां पर उनका नेचर होता है कार्य करने का। तो दोनों की जो भूमिकाएं हैं अर्थात जो शैक्षिक संस्थान हैं, इन शैक्षिक संस्थानों की भूमिकाएं यहाँ पर अलग है। तो डिस्टेंस एजुकेशन की भूमिका भी इस रिस्पेक्ट में, इस एस्पेक्ट में अलग है। और एस्पेक्ट आप कह सकते हैं कि द प्लेस ऑफ द टेक्निकल मीडिया। जनरली अब तो टेक्निकल मीडिया को भी आप ट्रेडिशनल वे में भी आप सम्मिलित कर रहे हैं। जैसे हम लोग ट्रेडिशनल वे में ही हम लोगों की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस सिचुएशन में हम लोग टेक्निकल पे आ गए हैं। तो लेकिन जो डिस्टेंस एजुकेशन के संस्थान हैं उसमें टेक्निकल मीडिया का बहुत ज्यादा योग होता है। जैसे उनको अपने मटेरियल को ही पहुंचाना हो तो वो आकाशवाणी के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से आप तक वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो मीडिया, वो उसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर टेक्निकल मीडिया का एक लिमिटेड रोल है आप कह सकते हैं। जैसे शुरुआत दौर में अभी यूजीसी की गाइडलाइन आई थी कि आप 20% क्रेडिट आपको ऑनलाइन अर्न करने हैं, 80% जो क्रेडिट्स हैं वो आपको फेस टू फेस में वे में आपको अर्न करनी है। अब इस सिचुएशन में वो 60-40 के रेशियो में आ गए हैं कि आपको 60% फेस टू फेस में अर्न करने हैं क्रेडिट्स, और 40% क्रेडिट्स आपको अर्न करने हैं जो कि ऑनलाइन मीडियम में आपको करना है, टेक्निकल मीडिया के माध्यम से आपको करना है।
तो इसलिए डिस्टेंस एजुकेशन में टेक्निकल मीडिया जो है, जो जो आपका प्रिंट मीडिया है या जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपकी जो इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब है या इंट्रानेट है, ये सारी मीडिया बहुत महत्वपूर्ण प्लेस रखते हैं। यहाँ पर भी टू वे कम्युनिकेशन होता है, अर्थात शिक्षक से शिक्षार्थी के बीच या शिक्षार्थी से शिक्षक के बीच टू वे कम्युनिकेशन होगा थ्रू द मीन्स ऑफ टेक्निकल मीडिया। जो तकनीकी माध्यम है, उन तकनीकी माध्यम टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आकाशवाणी के प्रोग्राम्स हैं, पोस्टल सर्विस है ना, दूरदर्शन के माध्यम है, या इंटरनेट ईमेल है, ब्लॉग है, वेबसाइट है, इनके माध्यम से टू वे कम्युनिकेशन होता है। जनरली जितने प्रकार के ये जो टेक्निकल मीडिया, उसमें एक डिस्कशन फोरम का भी होता है, जहाँ पे आप चैट के माध्यम से अपनी बातों को अपने मेंटर तक, अपने ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा सकते हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन का एक एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट है द सेपरेशन ऑफ द लर्नर फ्रॉम हिज पीयर ग्रुप्स। दूसरा एस्पेक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जैसे आप कक्ष में बैठे हैं जो ट्रेडिशनल वे में, वहां पर आपका जो साथी है वो साथी भी आपके साथ बैठा हुआ है, लेकिन आज जिस सिचुएशन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन मोड में, यहाँ पर आपके अपनी कक्षा के आपके सहपाठी ही आपसे अलग हैं। एक बात तो शिक्षक तो शिक्षार्थी से अलग है ही, और दूसरी बात जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी भी आपस में अलग अलग है। तो डिस्टेंस एजुकेशन का ये एक नेचर है कि वहां पर जितने भी पीयर ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, अर्थात जो कक्षा के जो सहपाठी होते हैं, वो भी एक दूसरे से दूर होते हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते होते हैं। और लास्ट आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, मीडिया के प्रयोग की वजह से डिस्टेंस एजुकेशन का बहुत ज्यादा औद्योगिकरण हुआ है। आप देख रहे हैं कि आज की डेट में अब तो और ज्यादा प्रासंगिक हो गया है, तमाम तरह के ऐसे प्रोग्राम्स आए हैं जहां पर एजुकेशन को एक इंडस्ट्री के रूप में अब देखी जा रही है। पैसे लेकर के लोग डिग्रियों को अपने आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक अर्निंग के बहुत अच्छे साधन के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे यूट्यूब चैनल पे यदि आपने कर लिया तो वहां पे भी अर्निंग की व्यवस्था, आपने अच्छे एजुकेशन अगर बना दिए वीडियोज और उसके अगर व्यूअर्स ज्यादा हो गए तो वो भी एक इंडस्ट्री के तरीके आप काम कर सकते हैं। तो दीज आर द सम मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। नेक्स्ट यदि आप इसको बात करें तो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से डिस्टेंस एजुकेशन के, किन उद्देश्यों को लेकर के शैक्षिक जो दूरस्थ शिक्षा है वो चलती है। तो एक बात आप कह सकते हैं कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति को समान अवसर के साथ पढ़ने की छूट होनी चाहिए। हमारा अपना संविधान भी कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात की है कि हम एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, और लोकतांत्रिक समाज में जब हम रहते हैं तो न किसी जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, किसी भी आधार पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो डिस्टेंस एजुकेशन एजुकेशन के डेमोक्रेटाइजेशन करने पे बहुत ज्यादा आप इसका प्रयोग देख सकते हैं, खास तौर से तब जब कोई डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हो, जो डिप्राइव्ड सेशन है, जैसे कोई बहुत दूर बैठा हुआ, किसी के घर के पता चला कि 25-30 किलोमीटर के दायरे में कोई विद्यालय ही नहीं है, तो जब विद्यालय नहीं तो कहाँ से पढ़ने जाएगा वो, तो उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन एक चारा बनता है। जो बहुत रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की, शिक्षा की इतनी व्यवस्था नहीं होती है, तो वहां भी ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और यदि कोई कामकाजी व्यक्ति है, किसी सर्विस में है और वो भी पढ़ना चाहता है, तो ट्रेडिशनल वे में वो जाकर के एडमिशन लेके नहीं पढ़ सकता, उसके लिए भी डिस्टेंस एजुकेशन एक बहुत अच्छा साधन बनता है। और खासतौर से महिलाओं के लिए, कि महिलाओं को घर में रहना पड़ता है, ज्यादा उनको परिवार वाले छूट नहीं देते हैं, तो वुमेन्स के लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि घर में बैठे ही वो दुनिया में क्या चीजें हो रही हैं उसके माध्यम से वो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं कि टू प्रोवाइड एन इनोवेटिव सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, हालांकि हम डिस्टेंस एजुकेशन को केवल हायर एजुकेशन में आप नहीं देख सकते, जब से NIOS आया है तब से डिस्टेंस एजुकेशन सेकेंडरी लेवल पर भी पहुंच गया है। लेकिन जो कि हम हायर एजुकेशन में तो उसकी बात करें तो यहाँ पर एक इनोवेटिव सिस्टम, यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स भी हैं, जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपकी काउंसलिंग के लिए आपके शिक्षक भी आपके लिए उपलब्ध हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है, आप ईमेल के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से आप यूनिवर्सिटी लेवल पे इनोवेटिव सिस्टम में आप काम करते हैं।
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस जो नवाचार हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उसका प्रयोग करके हम डिस्टेंस एजुकेशन एक ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम करता है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ओपन है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, आप क्लास करने की कोई नहीं है कि आपको इतने क्लास करने ही हैं। कोई बहुत सी जगहों पे उम्र की भी कोई बाध्यता नहीं होती है। ऐसे ऐसे बहुत से मायने में वो ओपन भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अगला ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस। आप किसी सर्विस में हैं और आप यदि चाहते हैं कि उस सर्विस में रहते हुए अपने कौशल को या अपने योग्यता को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको बेटर अपॉर्चुनिटी ये देता है, आपको अवसर देता है कि आप उसमें काम कर सकते हैं। तो लास्ट आप कह सकते हैं कि टू डेवलप एजुकेशन एज अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी। जब आप कहते हैं कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो आप थ्रू आउट द लाइफ, जब भी आपको समय हो, जब आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, जब आप किसी नए क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो आप डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं या नए क्षेत्र के ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं। दीज आर द सम मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। फ्लेक्सिबिलिटी की इन द सेंस की मेथड्स की भी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मतलब विधियों भी इसमें है। पेस ऑफ लर्निंग है, आप अपनी गति से फ्लेक्सिबल है कि जब आप चाहें तब सीख सकते हैं, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है, ओपन है। इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज है, विभिन्न विभिन्न कोर्सेज को कंबाइन करने की फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, उनको जोड़ करके वो बताते हैं, इसमें सम्मिलित करते हैं। फिर एलिजिबिलिटी और ऑफ एनरोलमेंट के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि किसी भी चीज़ की एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा बहुत आपको उसमें लचीलापन मिलता है। उसी तरह से एज ऑफ एंट्री में भी है कि आपका क्या उम्र हो गया, जैसे जब आपको एमएड 24 साल के बाद आपको नहीं करने को मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से आपको एज में भी बहुत सी जगहों पर छूट मिलती है। उसी तरह से परीक्षा के कंडक्ट में भी फ्लेक्सिबिलिटी, आपको अगर पेपर तैयार नहीं हो, किसी काम में बिजी है, तो उस साल पेपर छोड़ दीजिए, फिर बाद में भी आप पेपर दे सकते हैं। या फिर इम्प्लीमेंटेशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको इम्प्लीमेंट करने में लर्नर को ध्यान में रख करके हर चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस अर्थ में आप मेजर ऑब्जेक्टिव्स को डिस्टेंस एजुकेशन में देख सकते हैं। हम अगर डिस्टेंस एजुकेशन की भारतवर्ष में यदि हिस्ट्री की बात करें, एब्रॉड की बात करें, तो इंग्लैंड में इसकी पहली शुरुआत मानी जाती है, जहां पर दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में शॉर्ट हैंड कोर्स सबसे पहले शुरुआत हुई थी। हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यदि बात करें, तो सबसे पहले जो करस्पॉन्डेंस एजुकेशन स्कीम जो इम्प्लांटेड करने की बात हुई, वो तीसरे पंचवर्षीय योजना में एक कमेटी बनी। तीसरे पंचवर्षीय योजना में इस बात कही गई कि हमको डिस्टेंस एजुकेशन को ले आना है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हर व्यक्ति तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, उतने हमारे रिसोर्सेज नहीं है, विद्यालय नहीं है, शिक्षक नहीं है, या अन्य जो रिसोर्सेज जो विद्यालय में होने चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमको डिस्टेंस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस बात के लिए तीसरे पंचवर्षीय योजना में बात कही गई भारत के। 1961 में एक कमेटी बनी जो कि इस डिस्टेंस एजुकेशन को इम्प्लांट करने के लिए, इसको लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया 1961 में। उस कमेटी के संस्तुति के आधार पर सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में डायरेक्टरेट ऑफ करस्पॉन्डेंस एजुकेशन के नाम से संस्था स्थापित किया गया और उसने 1962 में लगभग 1100-1150 विद्यार्थियों के साथ बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री देना शुरू किया। जो पहला प्रयास यदि बात करें डिस्टेंस एजुकेशन की, तो डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस करस्पॉन्डेंस एजुकेशन सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में स्टेब्लिश किया गया और पहला जो कोर्स 1962 में इन्होंने लॉन्च किया, उस कोर्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पहली बार दिया गया और 1100 समथिंग विद्यार्थी उसमें एनरोल्ड थे, जिसने पहली बार डिस्टेंस एजुकेशन में अपनी डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1979 में सबसे पहला ओपन स्कूल सीबीएसई के द्वारा स्टैब्लिश किया गया, जो बाद में नेशनल ओपन स्कूल NOS के नाम से जाना गया। 1990 में सीबीएसई ने सबसे पहले ओपन स्कूल खोला गया 1979 में। बाद में फिर सीबीएसई ने इसको 1990 में नेशनल ओपन स्कूल नाम दिया। वही जो ओपन स्कूल खोला गया था, ओपन स्कूल का मतलब सेकेंडरी लेवल के लिए, वो जो करस्पॉन्डेंस एजुकेशन था वो हायर एजुकेशन के लिए था, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन पे सबसे पहला 1979 में काम किया गया ओपन स्कूल पे। बाद में सीबीएसई ने उसको नेशनल ओपन स्कूल के नाम से 1990 में
उसको स्टेब्लिश किया और फिर आगे चल करके वो NIOS हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, 2002 में उसको NIOS कर दिया गया, जो विश्व में सबसे बड़ा विद्यालय संगठन है। ये जो NOS था इसको 2002 में NIOS कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नाम दिया गया। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग संसार में सबसे बड़ा विद्यालयी संगठन है। फिर सबसे पहली जो, अगर हम हायर एजुकेशन में बात करें तो सबसे पहली विश्वविद्यालय जो थी ओपन यूनिवर्सिटी, वो हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में स्टेब्लिश किया गई 1982 में। जो पहला प्रयास था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का, वहां पर आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश किया गया 1982 में। फिर 1985 में आपको पता है इग्नू की स्टेब्लिश किया गया, और इग्नू की जो ब्रांचेज हैं वो ना केवल इंडिया में बल्कि अब्रॉड भी इसके संस्थान स्टेब्लिश्ड हैं। तो इग्नू सबसे बड़ा, आज की डेट में सबसे बड़ा भारतवर्ष का मुक्त विश्वविद्यालय है। डिस्टेंस एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम इन वर्ल्ड। पूरे विश्व में भारत का जो दूरस्थ शिक्षा का जो व्यवस्था है या जो प्रणाली है वो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रणाली है, और सेकंड ओनली टू चाइना। इसमें जो 6 प्रकार के आप इंस्टीट्यूशन डिस्टेंस एजुकेशन को ऑफर करते हैं। इसमें नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, कुछ राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इसको जो डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में है, कुछ ऐसे राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान इसको करते हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाती हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज में हैं, और कुछ स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी ये डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अभी आज करंट में चल रहे हैं। इसके अलावा डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एट स्टैंड एलोन, केवल वही, ये तो सारे ऐसे हो गए जो कि अपने ट्रेडिशनल के साथ साथ चला रहे हैं, है ना। ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है इसमें केवल डिस्टेंस एजुकेशन नहीं चल रहा है, ये अपने महत्वपूर्ण कामों के साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहा है। ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपने पाठ्यक्रमों के साथ साथ डिस्टेंस, जैसे आपके विश्वविद्यालय में भी DEI है, डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जिससे तमाम तरह के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल प्रोग्राम चलते रहते हैं। उसी तरह से स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जहाँ पर आपके प्रोग्राम्स स्टेट यूनिवर्सिटीज में चलते हैं, वहाँ भी डिस्टेंस एजुकेशन के प्रोग्राम्स है। ऐसे ही डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी हैं जहाँ पर ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर अपने प्रोग्राम्स के साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन में भी कुछ कोर्सेज ऑफर करते हैं। सिमिलरली स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जो केवल और केवल डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के रूप में ही स्टेब्लिश्ड हैं। इसके अंतर्गत कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इस तरह से इंडिया में इतने प्रकार के जो दूरस्थ शिक्षा के संस्थान हैं, वो दूरस्थ शिक्षा के संस्थान इस तरह से यहाँ पर चल रहे हैं। ओपन लर्निंग क्या है, इसी के साथ साथ हमको समझना होगा। अब जो नई टर्मिनोलॉजी हम डिस्टेंस एजुकेशन में लाते हैं उसको ODL सिस्टम कहते हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। मुक्त दूरस्थ अधिगम प्रणाली के नाम से हम उसको जानते हैं। तो ओपन लर्निंग क्या है, तो ये ओपन लर्निंग भी बहुत वाइड रेंज के टर्म को कवर करता है। इनोवेशंस एंड रिफॉर्म्स इन द एजुकेशनल सेक्टर दैट एडवोकेट्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द लर्नर। ओपन का मतलब हो गया मुक्त, और किससे मुक्त, तो एंट्री और एग्जिट से मुक्त। आप कब प्रवेश लेंगे कब छोड़ेंगे इस चीज से मुक्त है, इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। आपके पेस और प्लेस ऑफ स्टडी से भी मुक्त है, आप जब चाहें जहां चाहें सीख सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, मुक्त है, फ्री है, आप ओपन है, कहीं भी किसी भी समय सीख सकते हैं। मेथड ऑफ स्टडी से भी मुक्त है, ऐसा नहीं है कि आप इसी विधि से ही सीखेंगे तभी आप सीख पाएंगे, लेक्चर ही होगा तभी आप सीख पाएंगे, नहीं, आपके लिए तमाम तरह की विधियां हैं। चॉइस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज से भी मुक्त हैं, आप जब चाहें तब किसी भी कोर्स में किस प्रकार की चीजें को कंबाइन करके आप सीख सकते हैं, जो कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी इम्प्लीमेंट होने वाली है।
और इसी के साथ साथ असेसमेंट और कोर्स इम्प्लीमेंटेशन से भी मुक्त है। यहाँ पर जो आपका आकलन होगा वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना आकलन चाहते हैं। आपका पेपर तैयार नहीं है तो उससे भी आप मुक्त हैं, अभी मत दीजिए पेपर, जब तैयार हो जाएगा तब दीजिएगा पेपर, तो इससे भी ये मुक्त है। सिमिलरली द लेसर द रिस्ट्रिक्शंस द हायर द डिग्री ऑफ ओपननेस। जितना ज्यादा आप बंधन को कम कर दे जाएंगे उतना ज्यादा आपकी डिग्री की मुक्तता बढ़ती जाएगी। इस थ्योरी पे ये काम करता है। एम्स ऑफ रिड्रेस सोशल और एजुकेशनल इनइक्वालिटी, जो सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से जो असमानता है उसको दूर करने के उद्देश्य से ओपन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ इंप्लीमेंट हुआ। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर किसी प्रकार की बंधन नहीं है। जैसे आप गांव में चले जाइए तो बहुत से शिक्षक होते हैं जो छुआछूत की भावना से बैठते हैं। मिड डे मील में बहुत से ऐसे रिसर्च देखने को मिला है, तो उन सब चीज़ों से भी मुक्तता है। यहाँ पर सभी के लिए समान सीखने के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सभी के लिए उपलब्ध है। तो सोसाइटी में भी लार्जर सेक्शन तक इसकी पहुंच बनी हुई है। जो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग है ये टर्म है जो कि एक्सेप्ट करती इस फिलोसफी को, ओपननेस की फिलोसफी को वो एक्सेप्ट करती है, मुक्तता के दर्शन पे काम करने वाली है और डिस्टेंस मोड में या दूरस्थ माध्यम से शिक्षा को प्राप्त करने की चीजों को यहाँ पर वो यूज करती है। इसके कितने प्रकार हैं तो बहुत से आपको डिफरेंट टाइप्स इसमें मिल सकते हैं। कुछ को रेखांकित किया गया। सिंक्रोनस डिस्टेंस लर्निंग। सिंक्रोनस का मतलब जब एक ही समय में दोनों, एक शिक्षक और शिक्षा, जैसे हम लोग इस समय सिंक्रोनस वे में हैं, जब मैं उपस्थित हूँ अपने यहाँ तो उसी समय आप भी उपस्थित हैं, तो ये सिंक्रोनस डिस्टेंस लर्निंग है। लेकिन अभी हमने आपसे कहा कि ये वीडियो अभी जब पोस्ट हो जाएगा तो उस स्थिति में मेरी वीडियो होगी और आप उस स्थिति में हम लोग एसिंक्रोनस डिस्टेंस लर्निंग आप कर रहे होंगे। अभी सिंक्रोनस में है जब शिक्षक और शिक्षार्थी एक ही समय में बैठ करके डिस्टेंस मोड में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए हैं, तो वो सिंक्रोनस है। लेकिन जब शिक्षक और शिक्षार्थी एक ही समय में न हो, डिस्टेंस में तो हो लेकिन समय एक साथ न हो, तो वो एसिंक्रोनस डिस्टेंस लर्निंग कहलाता है। उसी तरह से हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग भी है जहां पर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का मिक्सचर आपको मिलता है। कुछ चीजें सिंक्रोनस वे में, कुछ चीजें एसिंक्रोनस वे में जब स्टडी होती है तो वो आपकी हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग कहलाती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग। यहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करके आप डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में आप पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे स्वयं के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे थ्रू योर मोबाइल और योर लैपटॉप और योर पीसी। उसी तरह से फिक्स टाइम ऑनलाइन लर्निंग भी है जहां पर उस प्रोग्राम को करने के लिए टाइम लिमिटेशन फिक्स है कि आपको इतने दिनों में ही वो ऑनलाइन कोर्स को करना है, इसके बाद आप करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और उसी तरह से ओपन शेड्यूल ऑनलाइन लर्निंग भी है जहां पर शेड्यूल उसका ओपन है, आप जब चाहें जिस गति से चाहें उस गति से ऑनलाइन लर्निंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये ओपन शेड्यूल ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से भी आप डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस एजुकेशन के अलग अलग प्रकार हैं जिसके माध्यम से आप उसमें जुड़ सकते हैं। These are the some references from you can get more information regarding this topic. Okay. This is all for today. If you have any question or query, you may ask. यदि आपकी इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई और क्वेरी हो, तो वो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। सर, जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो दो तरह की यूनिवर्सिटीज तो आप समझ ही रहे हैं। एक आप कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको संघ के द्वारा, केंद्र सरकार उसको पूरी फंडिंग जो कुछ भी होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वो सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय आपकी संसद के द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत कार्य करते हैं। वो जितने भी स्वायत्तशासी संस्थान हैं, चाहे जितने भी आप केंद्रीय विश्वविद्यालय देख लीजिए,
वो सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम के तहत पारित होकर के स्थापित किए गए होते हैं। ये हो गए आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय। सिमिलरली आपके जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, राज्य अपने विधानसभा के अधिनियम के द्वारा पारित करके अपने राज्य क्षेत्र में किन्हीं भी विश्वविद्यालयों को स्थापित कर सकता है, तो वो राज्य विश्वविद्यालय कहलाते हैं। एक तीसरे प्रकार की कैटेगरी है जिसको कि बिना संसद या बिना विधानसभा के अधिनियम के पारित किए स्थापित किए जाते हैं, लेकिन उनकी मान्यता यूजीसी के द्वारा दी जाती है। यूजीसी किसी संस्था को यदि चाहे कि हाँ इस संस्था के कार्यवृत्त अच्छे हैं, ये अच्छे तरह से अपने काम को परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बिना किसी ऐसे संस्थान जिसको बिना किसी एक्ट के तहत, बिना किसी अधिनियम के तहत विधानसभा से या केंद्र में संसद के द्वारा स्टेब्लिश किसी एक्ट के तहत स्टेब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस बात की मुखालफत करता है कि ऐसे संस्थान हैं, रिपोर्टेड संस्थान हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनको वह मानद विश्वविद्यालय या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के नाम से स्टेब्लिश करता है। तो ऐसे भी संस्थान हैं, उनको आप डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसकी मान्यता स्वयं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देती है। उसको किसी राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा संघ के किसी भी संसद के द्वारा पारित अधिनियम के तहत स्थापित नहीं किया जाता है। उनकी स्थापना या उनका रिकॉग्निशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने क्षेत्र का प्रयोग करते हुए डीम्ड टू बी या मानद विश्वविद्यालय के रूप में देता है। तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो अधिनियम के तहत नहीं, अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने द्वारा उनको मानद विश्वविद्यालय की एक उपाधि देता है। ऐसे संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय की उपाधि देता है कि आपके कार्य अच्छे हैं, कार्यवृत्त अच्छे हैं, आपको मानद विश्वविद्यालय डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की तरीके कंसीडर किया जा सकता है। वो हर मामले में वो भी स्वायत्त तो होते हैं, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैसे राज्य विश्वविद्यालय कार्य करते हैं, आपस में स्वायत्त शासी होते हैं, वैसे ही डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज या मानद विश्वविद्यालय भी अपने सारे निर्णय लेने के लिए, कोर्सेज को ऑफर करने के लिए स्वतंत्र होता है, और उसके ऊपर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सीधा नियंत्रण होता है। ठीक है? यस सर। और किसी की कोई क्वेरी? और कोई यदि कोई अपना प्रश्न रखना चाहता हो, कोई क्वेरी अगर करना चाहता हो तो ठीक है। This is all for today. We will meet